दोस्तों, क्लामार्स क्लासेज की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हालांकि आप सभी जानते हैं कि मैंने मॉडल पेपर का फर्स्ट पार्ट का वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने 25 क्वेश्चन सोल्व किया था इंटरमीडिएट आर्ट्स के हिंदी का। और ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें आज हम लोग 25 से आगे और आज 25 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। डिटेल्स में करेंगे। एक क्वेश्चन के थ्रू आपका 4-5 क्वेश्चन तैयार होगा। तो आइए मेरे साथ और प्रारंभ करते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना कौन सी है? तो आप जानते हैं कि उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। उसने कहा था कहानी किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। और ये उसने कहा था कहानी 1915 में छापा। ये उसने कहा था कहानी कब छपा? 1915 में छपा और सरस्वती पत्रिका में छपा। किस पत्रिका में छपा? सरस्वती पत्रिका में छपा। और ये उसने कहा था कहानी 5 अंक में बांटा गया है। ये कहानी कितने अंकों में बटा है? 5 अंकों में। और आपको पता है कि ये कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। उसने कहा था कहानी का नायक है लहना सिंह। इस कहानी में लहना सिंह है, सूबेदारनी है ना? लहना सिंह है, सूबेदारनी है, वजीरा सिंह है। वजीरा सिंह पर से देखिएगा तो बोधा सिंह है, बोधा सिंह पर से किरत सिंह है, लपटन साहब है। ये सब इसने कहा था कहानी का पात्र है। और ये जो उसने कहा था कहानी, ये पंजाब के अमृतसर से ये कहानी शुरू होती है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने केवल 3 कहानी लिखा। एक सुखमय जीवन। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानी है? 3 कहानी। एक सुखमय जीवन, एक बुद्धू का कांटा, एक सुखमय जीवन, एक बुद्धू का कांटा और एक कहानी उसने कहा था। मतलब लेखक ने केवल कितनी कहानी लिखा? 3 कहानी। और ये उसने कहा था कहानी को हिंदी में मील का पत्थर माना जाता है। इस कहानी को क्या माना जाता है? मील का पत्थर। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है उसने कहा था। ये छपा 1915 में। किस पत्रिका में? सरस्वती पत्रिका में। अब आगे देखिए, प्रश्न है कि नाभादास की कविता का नाम क्या है? तो देखिए, नाभादास जी भक्ति काल के कवि हैं। नाभादास जी किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं। और राम भक्ति शाखा के कवि हैं। किस भक्ति शाखा के हैं? राम भक्ति शाखा के कवि हैं नाभादास जी। मैं आपको बता दूं, आपके किताब में 4 कवि भक्ति काल के कवि हैं। जैसे जायसी है आपके किताब में। जायसी पर से देखिएगा तो सूरदास है। सूरदास पर से देखिएगा तो तुलसीदास है। और तुलसीदास पर से देखिएगा तो नाभादास है। ये चारों कवि भक्ति काल के कवि है। चारों कवि किस काल के कवि है? भक्ति काल के कवि। तो जायसी एक सूफी कवि है, भक्ति काल के कवि है। सूरदास जी भी भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। तुलसीदास जी भी भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के कवि हैं। और नाभादास जी भी भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के कवि है। तो नाभादास जी की कविता का क्या नाम है? तो छप्पे के लेखक नाभादास है। आपको पता है कि छप्पे के लेखक नाभादास है। छप्पे 6 पंक्तियों का एक कविता होता है। और नाभादास जी ने केवल 2 किताब लिखा। मैं बताया था ना कल कि एक भक्तमाल लिखा और एक अष्टयाम लिखा। नाभादास जी की कितनी रचना है? 2 रचना है, एक भक्तमाल और एक अष्टयाम। देखिए, अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ? तो आप जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी की जो निधन है वो 8 अक्टूबर 1979 को हुआ। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ और मृत्यु इनका 8 अक्टूबर 1979 को हुआ। किसका? जयप्रकाश नारायण का। इसको लोकनायक के नाम से जाना जाता है। और छात्र आंदोलन के भी नेता थे। और संपूर्ण क्रांति का भी नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने दिया। देखिए, अगला है कि रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ? ये रघुवीर सहाय की एक कविता आपको पढ़ना है, अधिनायक कविता। कौन सी कविता? अधिनायक। तो रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ? तो रघुवीर सहाय की कविता आपको कौन सी कविता पढ़ना है? तो अधिनायक कविता। पूछेगा कि अधिनायक कविता के कवि कौन है? तो रघुवीर सहाय है। और रघुवीर सहाय का जो जन्म जो हुआ, ध्यान देना मेरी बात को, रघुवीर सहाय का जन्म हुआ 9 दिसंबर 1929 को। रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। और रघुवीर सहाय की जो मृत्यु हुआ ये 30 दिसंबर 1990 को हुआ। रघुवीर सहाय की मृत्यु कब हुई? 30 दिसंबर 1990 को। तो बी हो जाएगा इसका आंसर कि 30 दिसंबर 1990 को रघुवीर सहाय का मृत्यु हुआ। आप जानते हैं इनके पिता का नाम हरदेव सहाय था। इन्होंने एमए अंग्रेजी से किया था।
अब अगला है कि सुखमय जीवन के लेखक का नाम क्या है। मैंने अभी आपको बताया है कि सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। सुखमय जीवन किसका कहानी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। बुद्धू का कांटा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। उसने कहा था भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। देखिए अब अगला प्रश्न है कि पद्मावत के कवि का क्या नाम है। तो आप इस चीज़ को जानते हैं कि पद्मावत जो है, जो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। तो आप जानते हैं कि पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, और जायसी एक सूफी कवि है। जायसी एक कैसे कवि है? सूफी कवि है, भक्ति काल के कवि है। जायसी किस काल के कवि है? भक्ति काल के कवि है, और अवधी भाषा के कवि है जायसी। ठीक ना। जायसी करबक के लेखक है। किसके लेखक है? करबक के। और जायसी की सबसे फेमस किताब है पद्मावत। क्या है? पद्मावत। पद्मावत में देखिएगा तो इसका राजा रतन सेन है। पद्मावत का राजा कौन है? रतन सेन। और रानी है पद्मावती और नागमती। पद्मावती और नागमती। तो पद्मावत का नायक कौन है? रतन सेन। और नायिका कौन है? पद्मावती। नायिका कौन है? पद्मावती। तो देखिए पद्मावत के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी है। देखिए उर्वशी के रचयिता का क्या नाम है? तो मैंने अभी आपको बताया कि उर्वशी के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, है ना। और उर्वशी की रचना दिनकर जी ने किया, और उर्वशी लिखने के कारण ही दिनकर जी को 1972 में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। दिनकर की ये बड़ा फेमस रचना है उर्वशी। उर्वशी लिखने के कारण ही दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब? 1972 में। और उर्वशी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। देखिए चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता का क्या नाम है? आपको पता है कि चांद का मुंह टेढ़ा है ये मुक्तिबोध की रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा है किसका काव्य संग्रह है? मुक्तिबोध का। मुक्तिबोध क्या है? प्रयोगवादी कवि है। आपको पढ़ाए थे हम कि मुक्तिबोध कैसे कवि है? प्रयोगवादी कवि है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है जानते हो? गजानन माधव मुक्तिबोध। क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का जन्म मैं तुमको उस दिन बताया था कि मुक्तिबोध का जन्म जो हुआ 1917 में इनका जन्म हुआ मुक्तिबोध का। और मृत्यु कब हुआ? तो 1964 में मुक्तिबोध का मृत्यु हुआ। और मुक्तिबोध की काव्य संग्रह क्या क्या है? तो चांद का मुंह टेढ़ा इनकी कविता है। एक कविता देखोगे तो भूरी भूरी खाक धूल है। भूरी भूरी खाक धूल, ध्यान दो मेरी बात को। भूरी भूरी खाक धूल, ये भी किसकी कविता है? मुक्तिबोध की काव्य संग्रह है, भूरी भूरी खाक धूल। फिर देखोगे तो कथा साहित्य में काठ का सपना है, विपात्र है, सतह से उठता आदमी है, ये मुक्तिबोध का है। और मुक्तिबोध ध्यान देना प्रथम तार सप्तक के कवि है। मुक्तिबोध की सप्तक के कवि है। प्रथम तार सप्तक के कवि के रूप में किसे जाना जाता है? तो मुक्तिबोध को। तो मुक्तिबोध किस तार सप्तक की कवि है? प्रथम तार सप्तक। देखो 4 तार सप्तक निकला। अब तक कितना 4 सप्तक का संपादन हुआ? 4 तार सप्तक। और जानते हो चारों तार सप्तक का संपादन किया अज्ञे ने। किसने किया? अज्ञे ने। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो पूछता है कि चारों तार सप्तक का संपादन किसने किया? अज्ञे ने किया। तो मुक्तिबोध प्रथम तार सप्तक के कवि है और एक प्रयोगवादी कवि है। मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है। और चांद का मुंह टेढ़ा जो कविता है वह किसकी है? तो मुक्तिबोध की है। लेकिन आपको जो पढ़ना था मुक्तिबोध का कविता जनजन का चेहरा एक, आपकी किताब में दिया गया है मुक्तिबोध की कविता जनजन का चेहरा एक। चलिए देखिए अब आगे है कि दानव दुरात्मा एक, ध्यान देना मेरी बात को, दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक की कविता की है? तो दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा एक, ये जनजन का चेहरा एक कविता की पंक्ति है ना। कि दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा एक, बंधी हुई मुट्ठियों का लक्ष्य एक, है ना। तो ये जनजन का चेहरा एक कविता के पंक्ति है ये। देखो अगला है 5वां, मेरा बहुत प्रिय कविता है कि पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठे उनका तगमा कौन लगाता है, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। ये अधिनायक कविता की पंक्ति है। ये किस कविता की पंक्ति है? अधिनायक कविता की। और मैंने अभी आपको बताया कि अधिनायक कविता किसकी कविता है? तो रघुवीर सहाय की कविता है। अधिनायक कविता किसकी है? रघुवीर सहाय की कविता है। ध्यान दो, तेरी कुरमई हो गई है, ये तो तुमको पता है कि उसने कहा था, कहानी की पंक्ति है ना। जब लहना सिंह बार बार सूबेदारनी से बचपन में मिलता है अमृतसर में अपने ननिहाल में बाजार में,
तो जब भी लहना सिंह मिलता है तो सूबेदारनी से पूछता है मजाक में कि तेरी कुरमई हो गई है। ये कौन कहता है? तो लहना सिंह कहता है कि तेरी कुरमई हो गई है, और सूबेदारनी धत कह करके वहाँ से भाग जाती है। देखो अगला है कि अज्ञे रचित पठित पाठ का क्या नाम है, मतलब अज्ञे द्वारा रचित पठित पाठ का क्या नाम है? तो तुमको पता है रोज कहानी के लेखक कौन है? अज्ञे है। रोज कहानी के लेखक कौन है? अज्ञे। और ये तुमको पता है कि रोज जो है एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। रोज कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक कहानी है। और रोज कहानी में एक मध्यम वर्ग के परिवार का चित्रण है। रोज कहानी 1934 में ये कहानी गैंग्रीन के नाम से छपा था। 1934 में ये कहानी किस नाम से छपा था? गैंग्रीन के नाम से छपा था। रोज कहानी की नायिका है मालती। मालती का पति है महेश्वर जो एक डॉक्टर है। इसका लड़का है टीटी और एक है लेखक। लेखक स्वयं है। तो रोज कहानी के चारों पात्र हैं। तो इतना ध्यान देना कि अज्ञे द्वारा रचित कहानी कौन है? तो रोज कहानी है। रोज एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसमें मध्यम वर्ग के परिवार का चित्रण है। 1934 में ये कहानी गैंग्रीन के नाम से छपा था। मालती इस कहानी की नायिका है। महेश्वर मालती का पति है जो डिस्पेंसरी में डॉक्टर है और गैंग्रीन के रोगियों का इलाज करता है। टीटी उसका लड़का है और लेखक जो है जो मालती का दूर का रिश्तेदार का भाई लगेगा। कौन? लेखक। देखिए अगला है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा का क्या नाम है? तो आपको पता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो आत्मकथा है जूठन है। क्या है? जूठन। और जूठन जो है जो एक दलित आत्मकथा है। जूठन कैसा आत्मकथा है? दलित आत्मकथा है। और ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित लेखक है। दलित लेखक है, चिंतक है, आलोचक है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित लेखक है और इनके द्वारा जो रचित है जूठन, जो इनका एक दलित आत्मकथा माना जाता है कि इसका ओम प्रकाश वाल्मीकि का। देखिए विनोद कुमार शुक्ल रचित कविता का नाम बता दे। विनोद कुमार शुक्ल का कौन सा कविता है? तो आप लोग पढ़े होंगे कि प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को ये जो कविता है किसकी कविता है? तो विनोद कुमार शुक्ल की कविता है प्यारे नन्हे बेटे को। आगे है कि ज्ञानेंद्र पति रचित कविता का क्या नाम है? तो आप जानते हैं कि ज्ञानेंद्र पति जो है, तो ज्ञानेंद्र पति ने कौन सा कविता लिखा? गांव का घर कविता है ज्ञानेंद्र पति का। ज्ञानेंद्र पति की गांव के घर कविता है। ज्ञानेंद्र पति का फेमस रचना क्या है? संस्यात्मा है, जिनके लिए इनको ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। संस्यात्मा पर से गंगा अवतरण है, ज्ञानेंद्र पति की है। भिनसार है, ये सब किसकी रचना मानी जाती है? ज्ञानेंद्र पति का। तो गांव का घर इनका बड़ा फेमस कविता है किसका? ज्ञानेंद्र पति का, जिसमें इन्होंने गांव के घर का जिक्र किया है, चित्रण किया है कि गांव का घर अब वो पहला जैसा गांव का घर नहीं रह चुका है। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? आप जानते हैं कि उसने कहा था कहानी का पात्र है कौन? लहना सिंह। लहना सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है। महेश्वर किस कहानी का पात्र है? मैं अभी बताऊं कि रोज कहानी का पात्र है महेश्वर, अज्ञे के द्वारा रचित। ब्रजराज कुंवर किस कविता का पात्र है? तो ये सूरदास जी के पद के पात्र है। देखिए ब्रजराज कुंवर इसमें कृष्ण को कहा गया है। ब्रजराज कुंवर किसको कहा गया है? कृष्ण को। आप जानते हैं कि सूरदास जी भक्ति काल के कवि है। ध्यान देना मेरी बात को। सूरदास जी किस काल के कवि है? भक्ति काल के कवि है सूरदास जी। और सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। सूरदास जी किस भक्ति शाखा के कवि है? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। और सूरदास जी ब्रज भाषा के कवि है। किस भाषा के कवि है? ब्रज भाषा के कवि है। सूरदास जी के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। क्या नाम था? वल्लभाचार्य नाम था सूरदास जी के गुरु का नाम। और सूरदास जी की रचना क्या है? तो ध्यान देना, सूरदास जी की रचना है सुरसागर है ना, सुरसागर। इस पर से है सुरसारावली, सुरसागर और सुरसारावली। और एक है साहित्य लहरी। क्या है? साहित्य लहरी। तीन रचना बड़ा फेमस है। तो सूरदास जी भक्ति काल के कवि है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है, सूरदास जी ब्रज भाषा में अपनी कविता को रचते हैं। सूरदास जी के गुरु का नाम है वल्लभाचार्य नाम है। सूरदास जी की रचना है सुरसागर है, सुरसारावली है, साहित्य लहरी है। और एक चीज़ और ध्यान देना जो एग्जाम में बड़ा पूछा जाता है कि सूरदास जी को हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस का सम्राट कहते हैं। सूरदास जी को क्या माना जाता है? तो वात्सल्य रस का सम्राट। तो वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को माना जाता है? सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। देखो अब अगला प्रश्न है कि छत्रसाल किस कविता का पात्र है? तुमको पता है कि छत्रसाल कवित का पात्र है और कवित के लेखक है भूषण। कवित के लेखक कौन है? भूषण। भूषण किस काल के कवि है? तो रीति काल के कवि है। भूषण किस काल के कवि है? रीति काल के कवि है और ब्रज भाषा के कवि है।
किस भाषा के कवि है? ब्रज भाषा के कवि है। और ब्रज भाषा के कवि है। और भूषण की कविता में वीर रस की प्रधानता है। किस रस की प्रधानता है? वीर रस की। तो पूछेगा कि छत्रसाल किस कविता का पात्र है? तो कवित का है। और कवित के लेखक कौन है? तो भूषण है। भूषण किस काल के कवि है? तो रीति काल के कवि है भूषण। भूषण किस भाषा के कवि है? तो ब्रज भाषा के कवि है। भूषण की कविता में किस रस की प्रधानता पाई जाती है? तो भूषण की कविता में वीर रस की प्रधानता पाई जाती है। भूषण शिवाजी के दरबार में थे तो इन्होंने एक किताब लिखा शिवा बावनी। कौन सा किताब लिखा? शिवा बावनी। शिवराज भूषण इनका एक किताब है। एक किताब क्या है? शिवराज भूषण। और एक किताब है छत्रसाल दशक। कौन है? छत्रसाल दशक। बुंदेला नरेश महाराज छत्रसाल के दरबार में थे तो छत्रसाल दशक लिखा। और शिवाजी के दरबार में थे तो दो किताब, एक शिवा बावनी और एक शिवराज भूषण लिखा। तो ध्यान दे देना कि भूषण रीति काल के कवि है, ब्रजभाषा के कवि है। इनकी कविता में वीर रस की प्रधानता पाई जाती है। और ये छत्रसाल किस कविता का पात्र है? तो कवित के लेखक है भूषण। भूषण का 3 गो रचना ध्यान दे दो, एक शिवा बावनी, एक शिवराज भूषण और एक छत्रसाल दशक। देखिए अगला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर किस काल के कवि है? अरे भाई, रामधारी सिंह दिनकर को तो राष्ट्र कवि कहते हैं। 1908 में दिनकर का जन्म हुआ, मैं बताया था, सिमरिया बेगूसराय में। और 1974 में दिनकर का मृत्यु हुआ, है ना। और दिनकर जी आधुनिक काल के कवि है। दिनकर किस काल के कवि है? आधुनिक काल के। और जानते हो, अगर आधुनिक काल न दिया हो तो दिनकर छायावादोत्तर युग के कवि है। दिनकर किस युग के कवि है? छायावादोत्तर। अगर आधुनिक काल न रहेगा और तुम छायावादोत्तर मतलब हुआ छायावाद के बाद के कवि, तो दिनकर छायावादोत्तर युग के कवि है। और दिनकर को राष्ट्र कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्र कवि कहते हैं। और दिनकर की रचना तो तुम जानते हो कि अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अब अगला प्रश्न है कि जायसी किस काल की कवि है? मैंने अभी आपको बता दिया भाई कि जायसी भक्ति काल के कवि है। जायसी किस काल के कवि है? भक्ति काल के। और जायसी कैसे कवि है? तो सूफी कवि है। जायसी कैसे कवि है? सूफी कवि। सूफी कवि को ही प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कहते हैं। जायसी की भाषा क्या है? तो अवधी है। जायसी की भाषा क्या है? अवधी। और जायसी का सबसे फेमस रचना क्या है? तो पद्मावत। क्या रचना है? पद्मावत। चलो अब अगला प्रश्न देखो कि ओ सदानीरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो आपको पता है कि ओ सदानीरा यात्रा संस्मरण है। ओ सदानीरा क्या है? यात्रा संस्मरण है। और ओ सदानीरा तो यात्रा संस्मरण है। और आप ये जानते हैं कि ओ सदानीरा के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। तो ओ सदानीरा चैप्टर के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। और इसमें सदानीरा गंडक नदी को कहा गया है। वो सदानीरा में सदानीरा किस नदी को कहा गया है? तो गंडक नदी को ही सदानीरा कहा गया। जब तुम ऋग्वेद पढ़ोगे तो ऋग्वेद में गंडक नदी को ही सदानीरा कहा गया है, जो यात्रा संस्मरण है। तो पूछेगा कि वो सदानीरा क्या है? तो यात्रा संस्मरण है। ओ सदानीरा के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर है। ओ सदानीरा में सदानीरा किस नदी को कहा गया है? तो गंडक नदी को कहा गया है। अब अगला है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो आप जानते हैं कि हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी है। हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? डायरी है। और ये मलयज की डायरी है। किसकी डायरी है? मलयज की। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी है और डायरी है मलयज की डायरी। और तुम्हारे एग्जाम में एक प्रश्न पूछता है मेरे भाई कि डायरी किसको बोलते हैं? तुम जानते हो डायरी क्या है? डायरी को हिंदी में दैनंदिनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दैनंदिनी। डायरी उसको बोलते हैं जब व्यक्ति अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को लिखता है, जब व्यक्ति अपने रोज के जीवन के क्रियाकलापों को लिखेगा, वो क्या कहलाएगा? डायरी कहलाता है। जैसे सुबह से लेकर रात तक तुमने जो कुछ किया तो तुम उसको लिखोगे तो डायरी कहलाएगा। और तुम्हारा डायरी पढ़ करके किसी की आदत को हम जान सकते हैं, किसी के व्यक्तित्व को जान सकते हैं। तो ये जो हंसते हुए मेरा अकेलापन है, ये मलयज की डायरी है, जिसका संपादन नामवर सिंह ने किया। देखो अगला प्रश्न है कि करबक शीर्षक कविता किस महाकाव्य से लिया गया है? तो करबक पद्मावत से लिया गया है। मलिक मोहम्मद जायसी करबक के लेखक है। और जायसी की फेमस रचना है पद्मावत। और पद्मावत से ही करबक लिया गया है। सूरदास के दोनों पद किस महाकाव्य से लिया गया है? तो सूरदास जी के दोनों पद सूरसागर किताब से लिया गया है। सूरदास जी का दोनों पद किस किताब से लिया गया है? सूरसागर किताब से लिया गया है। और आप जानते हैं कि सूरदास जी का दोनों पद सूरसागर किताब से लिया गया है। और सूरसागर के रचयिता भी सूरदास जी है। और सूरदास जी के दोनों पद में किस रस की व्यंजना है?
तो वात्सल्य रस की व्यंजना है। किस रस की व्यंजना है? वात्सल्य रस की व्यंजना है। ध्यान दो, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस प्रतिनिधि काव्य का अंश है? तो तुमको मैं बताया था पुत्र वियोग कविता जो शीर्षक कविता है उसकी लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है, और पुत्र वियोग एक शोक गीत है। कैसा गीत है? शोक गीत है। और सुभद्रा कुमारी चौहान का जो काव्य संग्रह है मुकुल, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की जो काव्य संग्रह मुकुल है, तो मुकुल से ही पुत्र वियोग कविता लिया गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान के काव्य मुकुल से पुत्र वियोग कविता लिया गया है। तो इस तरीका से मैंने आज 51 क्वेश्चन करा दिया। आज मैं 25-26 को क्वेश्चन कराया हूँ। एक लास्ट वीडियो होगा आर्ट्स का, जिसमें हिंदी का एक थर्ड वीडियो में हिंदी पूरा कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद मैं साइंस और कॉमर्स का हिंदी का मॉडल पेपर सोल्व करूंगा। फिर इसके बाद मैं हिस्ट्री का मॉडल पेपर सोल्व करूंगा। आपको अगर जिस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, आर्ट्स में या हिंदी में, तो आप नीचे कमेंट करेंगे। आप जिन चीज़ों पर कमेंट करके बताइएगा, हम उन्हीं मॉडल पेपर को सोल्व कर देंगे और काफ़ी डिटेल्स में करेंगे। क्योंकि इस चीज़ को ध्यान देना, ये कोई फेंकने वाला चैनल नहीं है जहाँ पर आकर के बकतूती या बकवास से मुझे बड़ा नफरत है। मैं जो पढ़ाऊंगा ऑथेंटिक पढ़ाऊंगा, डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। अगर आप सीखने के उद्देश्य से आते हैं तो मेरे पास आइए, और अगर आप सीखने के उद्देश्य से नहीं आते तो मेरे पास मत आइए। चलिए ठीक है, धन्यवाद।